बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रूप के बारे में। बाद लोग इसको क्रूप बोलते हैं, बाद इसे क्रॉप कहते हैं। इसका दूसरा नाम है लेरेंजोट्रेकियोब्रोंकाइटिस। ये एक वायरल रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन है, यानी बच्चों में ये एक वायरस से काज होने वाली रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है। जो सांस की नालियां है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, लेकिन वायरल इन्फेक्शन है जो कि वायरस काज करता है। मैंने कहा इसका जो दूसरा नाम है वो है लेरेंजियोट्रेकियोब्रोंकाइटिस, यानी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें लेरेंक्स भी डैमेज होता है, जिसमें ट्रेकिया भी डैमेज होता है, जिसमें ब्रोंकाइज भी डैमेज होता है। यानी इन तीनों की तीनों चीजों में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सूजन होती है, और वो वायरसेस की वजह से होती है। लेरेंक्स को हम वॉइस बॉक्स कहते हैं, जहां से हमारी आवाज निकलती है। ट्रेकिया को हम विंड पाइप बोलते हैं, और इसी तरह ब्रोंकाई जो कि हमारे लंग्स के अंदर जाके कंट्रीब्यूट करती है। तो इन तीनों की तीनों चीजों में इन्फ्लेमेशन हो जाती है। अब कौन से ऐसे वायरसेस हैं जो इस कंडीशन को काज करते हैं? तो सबसे पहले वायरस का नाम आता है, वो है पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस। पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट कॉमन कल्प्रेट है इस इन्फेक्शन में। और पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस की बहुत सारी टाइप्स है, लेकिन यहाँ पे जो तीन टाइप्स जो इस इन्फेक्शन को काज करती है, उसमें पैरा इन्फ्लुएंजा टाइप 1 है, पैरा इन्फ्लुएंजा टाइप 2 है, और पैरा इन्फ्लुएंजा टाइप 3 है। बहुत सारे और भी वायरसेस है, लाइक एप्स्टीन बार वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस है, ये भी क्रूप काज करते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन पैरा इन्फ्लुएंजा वायरसेस है। अब इस कंडीशन में क्या प्रेजेंटेशंस होती है, यानी बच्चे किस तरह के सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करते हैं? याद रहे, ये जो कंडीशन है लेरेंजियोट्रेकियोब्रोंकाइटिस जो है, ये छोटे बच्चों में डेवलप होती है, अमूमन मेल्स में डेवलप होती है। 6 मंथ से लेकर 3 इयर्स की जो एज है, यानी 6 महीनों से लेकर जो 3 साल की उम्र होती है, उस दौरान के जो बच्चे होते हैं उसमें कॉमनली ये कंडीशन डेवलप हो जाती है। बात करते हैं प्रेजेंटेशंस के, तो क्या अलामात होंगे क्रूप के बच्चे में? तो सबसे पहले जो अलामत होती है वो है खांसी, कफ। लेकिन इसमें जो कफ होता है उसको एक स्पेशल नाम दिया जाता है, वो है बार्किंग कफ। अब वो किस तरह का कफ होता है, दूसरे जो कफ है यानी दूसरे जो खांसी की किस्में हैं उससे कैसे डिफरेंट होता है, थोड़ी इस पे बात करते हैं। जो क्रूप में जो कफ होता है उसको हम बार्किंग कफ कहते हैं। ये जो कफ होता है यानी ये जो खांसी की किस्म होती है, ये आपको अस्थमा की यानी दमे के जो मरीज होते हैं उसकी जो खांसी होती है उससे मुख्तलिफ होती है। सीओपीडी के जो पेशेंट्स होते हैं उनकी खांसी से डिफरेंट होती है। नमूनिया के जो पेशेंट्स होते हैं उनकी खांसी से डिफरेंट होती है। ये जो स्पेशल किस्म है बार्किंग कफ जिसको कहा जाता है, यानी इस कंडीशन में जो स्पेशल किस्म की जो खांसी होती है, ये एक दूसरी कंडीशन है उसके साथ बिल्कुल मिलती जुलती है, जिसको हम पर्टूसिस या वूफिंग कफ कहते हैं। अब ये जो खांसी है यानी जो बार्किंग कफ जो ग्रुप में होती है वो किस तरह से होती है वो मैं आपको बताता हूँ। कुछ इस तरह से होती है कि इसमें आपको लग रहा होता है कि बच्चा जो है पहले अपनी सांस रोकता है थोड़ी देर के लिए, और जब सांस छोड़ता है तो एकदम से खांसने लगता है। कुछ इस तरह से होती है। ये टिपिकल प्रेजेंटेशन होती है बार्किंग कफ यानी क्रूव कफ की। मतलब पहले वो ऐसा लगता है कि बच्चा अपने ब्रीथ होल्ड करता है थोड़ी देर के लिए, और जो ही छोड़ता है सांस तो वो 2 से 3 खांसी ऊपर से नीचे हो जाती है। इसको हम बार्किंग कफ कहते हैं। और मैंने पहले भी कहा ये जो खांसी है एक दूसरी कंडीशन है जिसको हम वूफिंग कफ या पर्टूसिस जो कहते हैं, उसमें भी इस तरह से होती है, लेकिन वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। थोड़ी सी डिफरेंट इस तरह होती है, उसमें ब्रीथ होल्डिंग अटैक्स आते हैं। यानी इस तरह लगता है कि हर खांसी और दूसरे यानी एक खांसी और दूसरे खांसी के बीच में बच्चा एक लंबी सांस रोकता है, लेकिन उसमें इस तरह होता है कि जब ब्रीथ होल्ड करके फिर खांसने लगता है बच्चा, तो बच्चा नीला पड़ने लगता है, यानी साइनोज होता है। वूफिंग कफ फॉलोड बाय साइनोसिस जो है ये टिपिकल प्रेजेंटेशन होती है पर्टूसिस की। लेकिन यहाँ पे यानी क्रूप में या लेरेंजियोट्रेकियोब्रोंकाइटिस में इस तरह की नहीं होती। इसमें थोड़ी देर के लिए ऐसा लगता है कि बच्चा सांस रोक रहा है और फिर एकदम से एक झटके में 2 से 3 दफा खांसने लगता है, जो मैंने आपको दिखाई उस तरह की खांसी होती है। तो बार्किंग कफ के अलावा क्या प्रेजेंटेशन होती है? स्टेरॉयडल होता है। मतलब आप जब बच्चे को देखते हो तो आपको पता चल जाता है कि ये बार्किंग कफ में है या क्रूप में है, क्योंकि उसके मुंह से और नाक से खराटों की आवाज़ आती है जिसको हम स्टेरॉयडल कहते हैं। इसके अलावा बच्चे में बुखार होता है, 100 फ़ारेनहाइट का बुखार होता है,
और रिस्पायरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन भी होती है। जब ये तीन चीज़ें हैं यानी ट्रेकिया है, ब्रोंकाई है और लैरिंक्स है, इन तीनों की जब इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सूजन हो जाती है, तो इस वजह से ये स्टीराइडर आपको सुनने में आता है, ये बार्किंग कफ आपको सुनने में आता है और बुखार हो जाता है और रिस्पायरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन होती है। बात हम करते हैं कि इसको कैसे इन्वेस्टिगेट करते हैं। सबसे पहले क्योंकि ये रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन है तो अमूमन जितने भी रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन होते हैं बेसलाइन की जाती है, चेस्ट एक्सरे करवाते हैं। इसमें चेस्ट एक्सरे जब आप करवाते हो तो एक टिपिकल प्रेजेंटेशन होती है जिसको हम स्टेपल साइन कहते हैं। वो मैं आपको एक्सरे जो है उसकी एक प्रॉपर मैंने वीडियो बना के डाल दी हुई इस चैनल में, वहाँ से आप देख सकते हो स्टेपल साइन क्या होता है। स्टेपल जो है वो साइन होता है चेस्ट एक्सरे के ऊपर, वो जो कि कंफर्म करता है कि जी हाँ पेशेंट सफ़र कर रहा है ग्रुप से। ठीक है, उसके अलावा ट्रीटमेंट की बात करते हैं कि हम इस कंडीशन को कैसे ट्रीट करते हैं। क्योंकि अगर पेशेंट डिस्ट्रेस में है तो आप हॉस्पिटल एडमिशन करते हो, सबसे पहले काम एंटीबायोटिक्स से स्टार्ट करते हो। आईवी एंटीबायोटिक्स दी जाती है। अगर आपने पेशेंट को एडमिट किया है तो एंटीबायोटिक्स में जो मोस्ट कॉमनली ग्रुप में यूज़ होती है वो एम्पिसिलिन यूज़ होती है। उसके साथ साथ क्योंकि इन्फ्लेमेशन हो चुकी होती है ट्रेकिया की, ब्रोंकाई की और लैरिंक्स की, तो हम उस इन्फ्लेमेशन, उस एडिमा को कम करने के लिए जो है वो स्टीराइड्स देते हैं। डेक्सामेथासोन भी दे सकते हैं, हाइड्रोकार्टिसोन भी दिया जाता है। अमूमन आईवी स्टेट में हाइड्रोकार्टिसोन दिया जाता है 100 mg। और साथ साथ क्योंकि पेशेंट डिहाइड्रेटेड भी होता है तो हम आईवी फ्लूइड्स भी दे देते हैं। ये सारी बातें थी अबाउट ग्रुप। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। थैंक यू।